हमारे पास हमने तीन चीजें भी देखी हैं। पहली चीज हमने देखी थी, वो थी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमने चीजें देखी थी। ठीक है। तो यार, हाँ भाई, हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें देखी थी कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कहाँ करनी चाहिए, क्या क्या चीज देख रहे होते हैं, रिस्क एंड रिटर्न वगैरह। दूसरी जो चीज हमने देखी थी, वो देखी थी हमने फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वगैरह वगैरह। और तीसरी चीज जो हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास एग्जिस्टिंग फंड्स की मैनेजमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और फंड मैनेजमेंट, तो ये तीन हमारे पास होते हैं। अगर फंड सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट है, फंड शॉर्टेज है तो फाइनेंसिंग है, और एग्जिस्टिंग फंड की मैनेजमेंट। तो ये तीन एरियाज है। अब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास जो फाइनल पेपर होगा, वो पेपर की जो टोटल ड्यूरेशन है, वो है 2 आवर्स। ठीक है। और जो उसके मार्क्स हैं, वो है 40। तो 40 मार्क्स का मतलब है कि हमारे पास एटलीस्ट 4 सवाल तो होने चाहिए, ताकि 10 दिसंबर के अगर हमारे पास 4 सवाल होंगे। ठीक है। अरे भाई, तो हमारे पास जो 4 सवाल होगी तो एटलीस्ट 10-10 मार्क्स से हमारे पास वो चारों हो जाएंगी। तो इसमें फायदा ये होगा कि हम आप पूरी तमाम चीजें को कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो आप मुझे बता दें, या अगर आप कहते हैं कि मैं तीन से जो है आपको डिस्क्रिप्टिव सवाल दे दूं और एक एमसीक्यूज का दे दूं, तो क्या बेहतर रहेगा? कि चारों हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव सवाल हों, या हमारे पास 3 सवाल और एक एमसीक्यूज हो, मतलब 10 नंबर का हमारे पास एमसीक्यूज हो। ये सही है, सर 3 सवाल एमसीक्यूज और नहीं एक दे एक सर। एमसीक्यू। सवाल दे रहे हैं सर, एमसीक्यूज नहीं दे। सवाल देते एमसीक्यूज नहीं दें, क्यों, ऐसा क्यों? एमसीक्यू सर बता दें अगर आप तो फिर दे दें सर। देखो, एमसीक्यूज के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद होते हैं। जो आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा था आप उसको टिक लगा देते हो। नहीं सर, एमसीक्यूज ठीक है। एक सर वोट एमसीक्यूज एमसीक्यूज में का। फिर एमसीक्यूज में सर कोई ऐसा वो मटेरियल हो ना जिससे हम पढ़ के उसको कर सके ना। देखो, हमने जो कुछ क्लास में ही कवर किया है सिर्फ उसी से ही रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। हाँ, तो 2 क्लास में आए नहीं हो। जी सर। हाँ भाई, बल्कि एक काम करो ना, चैट के ऊपर अपने अपने वोट डाल दो। उससे पता चलेगा भाई कितने लोग हमारे पास एमसीक्यूज की फेवर में है और कितने डिस्क्रिप्टिव की फेवर में है। तो आजिया कह रही है कि चूज द बेस्ट। ठीक है, एमसीक्यूज। फरहान, एमसीक्यूज ना दें। अब्बास अली, इन फॉर बोथ, कुछ भी दे दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ सर, हम सीधे लोग हैं सर, दोनों कर देंगे। हमें सर आपकी दरिया दिली पे पूरा भरोसा है। अच्छा। शारिक, नो एमसीक्यूज। दानिश, लॉन्ग क्वेश्चन। चलो भाई, हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव के ज्यादा वोट्स आ रहे हैं, तो फिर हम चौथा जो ऑप्शन है बजाय एमसीक्यूज के, हम इसको डिस्क्रिप्टिव ही कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, जब सब डिस्क्रिप्टिव करते हैं तो फिर हम एक काम करेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव बनेगा वो करेंगे हम जनरल। जनरल का मतलब हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड, मसलन के स्ट्रेटेजिक फाइनेंस क्या होता है, क्यों होता है, ये क्यों पढ़ते हैं, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, या स्ट्रेटेजिक फाइनेंस से मुराद क्या है, हमारे पास स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं शुरू में पढ़ा था, याद सर आ रहा तो है? ये जो चार क्वेश्चंस होंगे, वो सर एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से होगा, एक हाँ फाइनेंसिंग या फंड मैनेजमेंट और एक जनरल है, सही है? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, तो सर अभी आप क्वेश्चन भी बताएंगे? कौन सा क्वेश्चन? तो वो चार क्वेश्चन जो आ रहे नहीं नहीं, इतना अच्छा नहीं हुआ तुमने। हैं। और कुछ सोल्यूशन दे दूं मैं उसकी? नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन दे दें सर, सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। नहीं नहीं।
नहीं वो इतना मैं कर लूंगा। अच्छा भाई। ओके सर। देखो हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, फंड से कर ली थी। फंड मैनेजमेंट से हमने रिलेटेड चीजें डिस्कस नहीं की हैं। अभी फंड मैनेजमेंट से मुराद क्या होती है? देखो, लेट सपोज अगर आप एक बीइंग अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने अगर कोई भी चेक दे दिया और अगर वो बाउंस हो गया नॉट सफिशिएंट फंड की वजह से, तो इसके ऊपर आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं और एफआईआर काटी जा सकती है और आप पे लॉकअप भी है। इसी तरह से अगर आप किसी भी एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं, जैसे आई कैप से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एसीसीए से, तो वो लोग आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकते हैं कि आप कैसे अकाउंटेंट है कि आपको यही नहीं पता कि आपके अकाउंट में फंड कितने हैं और आपने ये चेक कैसे दे दिया। ठीक है, ऑल दो लोग नहीं करते बट यहाँ तक कर सकते हैं। आपके अगेंस्ट एफआईआर कट सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी है। आपके अगेंस्ट भी जो है आपकी जो एसोसिएशन है वो आपसे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, अपना सर्टिफिकेट वापस ले सकती है। किसमें है? सिर्फ फंड की मैनेजमेंट सही ना करने पे। फंड की मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है? फंड की मैनेजमेंट से मुराद होती है कि देखो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो फंड्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? वो फंड्स हमारे पास हो सकते हैं कैश की फॉर्म में, कि भाई इतना कैश हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब कैश मुस्तकिल हमारे पास आ रहा होता है और जा रहा होता है। एक फर्म की बात करें तो हमारे पास कंटिन्यूसली पेमेंट्स आ रही होती हैं कस्टमर से, और हमें कंटिन्यूसली पेमेंट भी करनी होती है। तो हमें ये देखना होता है कि ऐसा ना हो कि कोई मिसमैच हो जाए और हमारे पास शॉर्ट ऑफ कैश हो जाए। ठीक है, तो कैश की मैनेजमेंट करनी होती है। दूसरी चीज होती है हमारे पास, वो होता है रिसीवेबल, तो कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, इसकी मैनेजमेंट। देखो अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो हमारे पास जो भी हमने सेल किया होगा वो सब किस पे होगा? वो मोस्टली हमारे पास होता है ऑन बेस ऑफ क्रेडिट। इस वक्त हमारे पास जो बिजनेस चल रहे हैं वो ज्यादातर क्रेडिट पे चल रहे हैं, कैश पे नहीं है। अब जो मेरे पास क्रेडिट है, क्रेडिट को मुझे कलेक्ट भी करना है, मगर क्रेडिट की कलेक्शन में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। मसलन पहला हर्डल हमारे पास जो आता है, आ गया है। जो पहला हर्डल आता है हमारे पास, वो ये आता है हमारे पास कि इसकी कलेक्शन डेज। जो पहला इशू आता है हमारे पास कि भाई हमें कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। दूसरी इशू आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास बेड डेट का। ऐसा ना हो कि पैसे ही ना मिले हमें, एट दी एंड हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, फायदा ही नहीं होना। जो तीसरा इशू आता है हमारे पास, वो आता है री इन्वेस्टमेंट का। कि भाई अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उनको इन्वेस्ट कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा तो ये होगा कि मेरे पास कुछ एडिशनल अमाउंट जनरेट हो रही होगी। ऑल्दो ये अमाउंट बहुत छोटी होती है क्योंकि आपके पास 2 4 8 10 दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल कंटिन्यूस अगर आप ये करते रहोगे प्रोसेस तो आपके पास ये अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाती है एट ईयर एंड पे, या 2 4 4 साल 5 साल में अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो ये हमारे पास कुछ रिसीवर्स की बड़ी बड़ी हमारे पास जो इश्यूज हैं। फिर एक और बहुत बड़ा इशू आता है, वो ये होता है हमारे पास, वो होता है एडमिन। एडमिन से मुराद ये है कि भाई हमारे पास स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारे पास कलेक्शन के लिए बंदे होते हैं। जो वो होते हैं नहीं, लोग मोटे ताजे से होते हैं जो कलेक्शन के लिए रखे गए होते हैं, जिनका काम ही बदमाशी दिखाना होता है। ठीक है, अब हमने वो बंदे रखे हैं, बट उनकी अपनी जो है सैलरीज जारी होती हैं, उनकी अपनी हमारे पास कॉस्ट आ रही होती है। वो पूरा डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट को मैनेज करना है, रन करना है, फिर उनकी सैलरीज हैं वगैरह वगैरह, तो ये हमारे पास ये एडिशनल कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ जाती है। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं। तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद होता है, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं फैक्टरिंग। क्या कहते हैं? फैक्टरिंग। ये फैक्टरिंग क्या होता है? सब बोल रहे हैं। हाँ भाई, ये फैक्टरिंग क्या होता है, किसी को मालूम है? हाँ भाई, ये फैक्टरिंग क्या होता है? एनीवन?
फैक्टरिंग किसी को मालूम है? देखो, हम ये करते हैं, हम कहते हैं भाई इतनी ज्यादा हमारे पास इश्यूज हैं, एक तो हमें कलेक्शन देर से हो रही है, फिर हमारे पास बेड डेट के प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास देर से हमें रिसीव हो रहा है तो हम री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और फिर हमें इस पूरे डिपार्टमेंट को चलाना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आते हैं हम फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? हम अपना रिसीवेबल किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। अपना रिसीवेबल थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। अब वो थर्ड पार्टी हमें क्या लगाती है? वो कहती है भाई मैं इसके जो भी आपका टोटल रिसीवेबल है, मैं इसका 95% दूंगा, 96% दूंगा, जो भी है, और रिमेनिंग को क्या करेगा? अपने पास डिस्काउंट कर लेगा। वो एक्चुअली उसका प्रॉफिट है। अब वो कहता है कि भाई सारी की सारी पेमेंट मुझसे आज ले लो, और अब ये कलेक्शन करना मेरा काम है। अब जो भी इसके अंदर वो जो डिफरेंस है रेट का, जो परसेंटेज, रिमेनिंग परसेंटेज, वो उसका अपना प्रॉफिट रहेगा। अब कलेक्शन करना उसकी जिम्मेदारी है। इससे फायदा क्या हुआ? जो कलेक्शन डेज थे, ये मेरे पास रिड्यूस हो गया। लेट्स सपोज आपने 30 डेज का टाइम दिया था, या 45 डेज का टाइम दिया था। अब ये कलेक्शन आपकी 2 दिन में या 3 दिन में ये सारी की सारी आपको हो गई है। अब वो कब कलेक्ट करता है वो उसका काम है, वो आपको सारी अमाउंट मिल गई है। तो कलेक्शन आपके पास फौरी हो रही है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ रहा। आपको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई मुझे कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, नॉट श्योर। हो सकता है कि मुझे कुछ कस्टमर्स कल दे दें, कुछ एक हफ्ते बाद दे दें, कुछ जो है महीने बाद दे दें, कुछ देना। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास ये अमाउंट अलग अलग टूट टूट के आ रही है, तो हम इसकी बेसिस पे फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो फोरकास्ट के लिए हमें इश्यूज आएंगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम फैक्टरिंग करते हैं, सारी अमाउंट हमें मालूम है 2 दिन में या 3 दिन में हमें रिसीव हो जाएगी। तो ज्यादा बेहतर तौर पे हम अपनी चीजों को फोरकास्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा जो रिस्क था बेड डेट का, वो बेड डेट का रिस्क हमारे पास से रिमूव हो गया है। अब बेड डेट हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि बेड डेट का जितना भी है वो सब जिसने फैक्टरिंग की थर्ड पार्टी, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो खुद जाने, वो खुद देखे, मिल रहा है मिले, नहीं मिला ना मिले, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे बरी हुई जिम्मा है। तो बेड डेट हमारे खाते में नहीं आएगा। हमने बेड डेट की कॉस्ट को जीरो कर दिया है। पर नॉर्मली हम बेड डेट एस्टिमेट कर रहे होते हैं 1%, 2% के करीब। ठीक है। तीसरी बात ये, हमारे पास क्या है? हमारे पास है री इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे आज ही मिल गया तो मैं क्या करूंगा? इसको फौरन बैंक में रख दूंगा या कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, और उस पर क्या हो रहा होगा? उस पर मजीद वो ग्रो हो रहा होगा। तो एक आध परसेंट जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट से हम उसको कवर कर ही लेते हैं। ठीक है। और चौथी चीज हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सारी की सारी कॉस्ट बच रही होगी। तो हमें इसके फायदे ही फायदे नजर आते हैं। किस सेंस में? कलेक्शन पीरियड खत्म हो गया हमारे पास, बेहतर फोरकास्टिंग कर ली हमने। बेड डेट हमारे पास था, बेड डेट हमारे पास क्या हो गया? अब खत्म हो गया है। बेड डेट के अलावा हमारे पास री इन्वेस्टमेंट था। पैसे जल्दी आएंगे तो हम उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या से कुछ कॉस्ट को हम और रिकवर कर लेंगे, अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से एडमिन कॉस्ट थी, हमने फैक्टरिंग की, तो हमें अपने पास इनको रखने की जरूरत ही नहीं उन लोगों को। तो ये एडमिन की कॉस्ट भी हमारे पास सेव हो रही होगी। तो हमारे पास एक फैक्टर जो है वो फैक्टरिंग का है। मगर अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, वो कहती है नहीं भाई, हमारे पास पूरा डिपार्टमेंट है और वो बहुत एफिशिएंट है। तो वो जो एफिशिएंट लोग होते हैं, फिर वो क्या कर रहे होते हैं? अपना पूरा डिपार्टमेंट चला रहे होते हैं। तो देखो, अगर आपके पास रिसीवेबल छोटा है, आप पूरा डिपार्टमेंट नहीं चला सकते, तो ये बेहतर ये है कि आप फैक्टरिंग पे चले जाओ। या अगर आपका जो रिसीवेबल डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, तो आप फैक्टरिंग पे चले जाओ। मगर अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है, आपके पास पूरा डिपार्टमेंट है, आप ये तमाम चीजों को बेयर कर सकते हो, या आपको लगता है कि फैक्टरिंग की कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो आप बेहतर है कि आप अपना डिपार्टमेंट चलाएं। लाजमी नहीं है कि आप फैक्टरिंग ही करें। डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, डिपेंड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द एडमिन डिपार्टमेंट। तो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और उसको देखते हुए फिर हम डिसाइड करते हैं कि आइदर फैक्टरिंग पे जाना है हमें या नहीं जाना। यहां तक सर ये कोई सवाल? सर फैक्टरिंग जो है ये बेसिकली कोई थर्ड पार्टी हायर करते हैं कलेक्शन के लिए। हाँ, देखो, थर्ड पार्टी जो होती है बेसिकली उसका काम ही यही है। उसका काम ही यही है, समझो इस बात को। लेट सपोज कि दानिश, तुम्हारा जो स्पेशलाइजेशन है वो सप्लाई चेन है ना? मार्केटिंग के सर। मार्केटिंग है। चलो हम लेट सपोज, हम कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। ठीक है।
अब हमारे पास जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारे पास इंडोर मार्केटिंग भी होती है, आउटडोर मार्केटिंग भी होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारा एफिशिएंट नहीं है, या हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, हमें लगता है कि हम ज्यादा बेहतर तौर पे इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को दे देते हैं कि भाई आप हमारे बिहाफ पे मार्केटिंग करें। नॉर्मली आपने देखा जो रियल एस्टेट वाले हैं, उनके एड्स आ रहे होते हैं, वो खुद मार्केटिंग नहीं कर रहे होते, उन्हें थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए होते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करें। तो बजाय में अपने पास पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाऊं, उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया। हाँ, अब उन्होंने जो बंदे रखे हुए वो इन हाउस सेल के लिए रखे हुए, जो भी बंदा है सो घेर ले, ठीक है। बट याद रखो, सेल्स एंड मार्केटिंग में डिफरेंस है। तो वो उनका फोकस सेल पे होता है, मार्केटिंग पे नहीं होता, ठीक है। या लेट सपोज अगर हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, सप्लाई चेन के अंदर एक पार्ट होता है हमारे पास लॉजिस्टिक्स। अब जो लॉजिस्टिक्स है, उसका मतलब क्या है कि आप अब अपने जो प्रोडक्ट है उसको मूव करा रहे हैं। चाहे हो सकता है कि आपका इनबाउंड हो, रॉ मटेरियल आपके पास आ रहा है तो भी लॉजिस्टिक्स चाहिए, या आपके पास आउटबाउंड है, आपके पास से फिनिश गुड जा रहा है कस्टमर को, तो भी ये क्या है, हमारे पास लॉजिस्टिक्स से आउटबाउंड है। तो आइदर केस लॉजिस्टिक तो इन्वॉल्व है। अब अगर मैं एफिशिएंट नहीं हूं लॉजिस्टिक्स के अंदर, मुझे पूरा डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं थर्ड पार्टी को दे दूंगा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको यहां से यहां डिलीवर करवाना है, आप इसको डिलीवर करवा दो, और जो भी इसके चार्जेस होंगे मैं उसको दे दूंगा। तो मैंने बजाय अपने पास पूरा डिपार्टमेंट बनाने के, मैंने थर्ड पार्टी को दे दिया। तो अगर हमारे पास डिपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं होता, या हमारे पास काम इतना ज्यादा नहीं है, या हमारा डिपार्टमेंट एफिशिएंट नहीं है, तो हम थर्ड पार्टी से काम करवा रहे होते हैं। अब वो चाहे मार्केटिंग का काम हो, चाहे लॉजिस्टिक का काम हो, या चाहे हमारे पास रिसीवेबल का काम हो। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा, एक तो ये आ गया हमारे पास कैश की मैनेजमेंट, ये हमारे पास हार्ड कैश है। अब ये कैश हमारे पास, ये हमारे बैंक में भी हो सकता है, ये हमारे पास पेटी कैश में भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने बैंक में रखा हुई अमाउंट जो फॉल आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो इक्वलेंट टू कैश है, ये आपकी अमाउंट बैंक में है। और अगर अपने पास आपने ड्रॉर में रखी हुई है फॉर डेली यूजेज के लिए, तो ये कहलाएगा आपके पास पेटी कैश कहलाएगा, ठीक है। तो कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद ये भाई, हमारे पास जो इन्वेंट्री है, हम कितनी इन्वेंट्री होल्ड करें। अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो हमारे पास कैश होल्ड हो जाएगा, फिर उसको डेप्रिशिएट होने के चांसेस हैं, उसके खराब होने के चांसेस हैं। तो रिस्क हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे अगर हम ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो। और अगर हम इन्वेंट्री कम होल्ड करते हैं, तो हो सकता है हमारे पास जो कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर है, वो हम लूज कर दें। आप क्या करोगे, आपने कहा भाई इतनी इन्वेंट्री नहीं है, वो आपका वेट करेगा क्या, वो कहीं और से बिल कर लेगा। लेट सपोज हमारे पास आता है रमजान। अब रमजान में आपको मालूम है कि आपकी सेल्स बढ़ जानी है। लेट सपोज गारमेंट्स की बात करते हैं, आपकी सेल्स बढ़ जानी है। अब आप क्या करोगे, आप पास जो नॉर्मल रूटीन में सेल होती है, आप उससे ज्यादा लेके आओगे। लेट सपोज नॉर्मल रूटीन में आपके पास जो सेल होती है वो होते हैं आपके 200 आपके पास ड्रेसेस सेल होते हैं ऑन एवरेज। रमजान में आपने क्या किया, हमने कहा यार 200 सेल होते हैं, मैं इसको बढ़ा के 400 कर लेता हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ क्या किया, अपने पास से एक आइडिया लगाया, एक तुक्का लगाया, और उस पर आपने डिसीजन ले लिया। पता चला मार्केट के अंदर 700-800 यूनिट्स की डिमांड आ रही है, और आप क्या करोगे, जब तक आप स्टिच करवा के वापस लेके आओगे, जब तक वो सीजन निकल चुका होगा आपके लिए। रमजान के बाद आगे जाके मुहर्रम आना है, मुहर्रम में अभी कोई सेल ही नहीं होनी है। तो अगर आपने ओवर इन्वेंट्री रखी हुई होगी, तो वो होल्ड रहेगी, वो बिकेगी नहीं, फैशन आउट हो जाएगा, वो ऑब्सलीट हो गई। और अगर आपने अंडर इन्वेंट्री रखी हुई है, तो कस्टमर आपका वेट नहीं करेगा। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारी चीजों पे बेस कर रही होती है। मसलन सबसे पहली चीज वो आएगी
वो आता है हमारे पास, दो तरह की कॉस्ट आती है, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई अगर मैं होल्ड करता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट लगेगी, कहीं ना कहीं तो रखूंगा ना, वेयर हाउस की कॉस्ट लग रही होगी। फिर इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा ताकि ऑब्सलीट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, जल ना जाए, तो इंश्योर भी कराना है, उसकी भी कॉस्ट आ रही है। फिर मैं उसके लिए चौकीदार भी रखूंगा, गार्ड रखूंगा, उसकी भी कॉस्ट आ रही है। तो ये सारी क्या है, होल्डिंग कॉस्ट। क्या है हमारे पास, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है। इससे हमारे पास दूसरी होती है, वो कहलाती है कैरिंग कॉस्ट, जो आप कैरी कर रहे होते हो, आप पास लेके आ रहे होते हो, डिलीवरी कर रहे होते हो। ठीक है, शिपमेंट का समझ लो। अब हमारे पास लेट सपोज के एक ट्रक है, आपने पूरा ट्रक बुक कराया है। अब उस ट्रक के अंदर आप 1 यूनिट लेके आओ, 10 यूनिट लेके आओ या 100 यूनिट लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कॉस्ट उतनी ही रहेगी एक ट्रक की। मगर अगर आप पूरा ट्रक भर के लेके आओगे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आप ट्रक कम लेके आओगे तो आपको बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, रीऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कौन सी कॉस्ट, रीऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या करूं मैं, तो मुझे ये करना चाहिए कि होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जहां पे मिनिमम आ रही हो, मुझे उतने यूनिट्स ऑर्डर करने होते हैं। जहां पे मिनिमम आ रही हो उतने यूनिट्स ऑर्डर करने होते हैं। इसको हम कहते हैं EOQ। क्या कहलाता है, EOQ, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ये वो ऑप्टिमल पॉइंट होता है जहां पे इन्वेंट्री कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। जो टोटल कॉस्ट आनी दोनों मिला के वो मिनिमम होती है। तो ये क्या है हमारे पास, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम इतने ऑर्डर अगर करते हैं तो हमारी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। ठीक है। मगर EOQ के साथ साथ हमारे पास कुछ और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है रीऑर्डरिंग कॉस्ट, कि हर बार रीऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी। दूसरी बात हमारे पास क्या होता है, लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि भाई आपने आज ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर वापस आपको कब तक मिलेगा, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, ये सब कहलाता है लीड टाइम। ठीक है। तो अगर आप बहुत दूर से मंगा रहे हो तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। जब टाइम ज्यादा लग जाना है तो एट द एंड उसकी जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। तो कोशिश हमारी होती है कि जितना लीड टाइम कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है। मसलन अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्यों बना है, उसका एक्चुअल जो रीजन है वो यही है कि लीड टाइम को रिड्यूस करने के लिए। चाइना से जो माल पहले निकलता था वो चाइना से घूमता था, चाइना घूमने के बाद इंडिया, इंडिया के बाद श्रीलंका, बांग्लादेश से घूमता हुआ फिर होते होते पाकिस्तान आएगा, और फिर पाकिस्तान से ये आगे निकलेगा। अब क्या किया इन्होंने, डायरेक्टली चाइना से निकाली रूट, रोड से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से आगे भेज दिया। सी पैक से पहले ऑलमोस्ट 14,500 किलोमीटर इनको तय करना पड़ता था। 14,500 किलोमीटर इनको तय करना पड़ता था, और सी पैक के बाद इनको अब ऑलमोस्ट 3,500, 3,500 किलोमीटर तय करना पड़ता है। दैट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। कि पहले 3 टाइम्स इनके पास जो डिस्टेंस था, अब वो रिड्यूस होकर 3 टाइम्स कम हो गया है। तो आपको जो चीज लेट सपोज 9 दिन में मिलनी थी, अब वो 3 दिन में मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको प्रीफर करूंगा जो मुझे जल्दी ऑर्डर देगा। बात समझी। क्योंकि ऑर्डर जितना जल्दी मिलेगा मैं क्या करूंगा, मैं उतने ही बार बार रीऑर्डर करूंगा। देखो, अगर मुझे देर से मिलना है, ऑर्डर मुझे मिलना है, अब महीने भर का टाइम लग रहा है, तो मुझे पता है अगर मैं आज ऑर्डर करता हूं तो 1 महीने बाद डिलीवर होगा। इन केस अगर मैं शॉर्ट प्रोडक्ट हो जाती है, तो मैं आज ऑर्डर करूंगा तो 1 महीने बाद आएगी, जब तक तो उसकी जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं मजबूरन एक बड़ा ऑर्डर करूंगा, ताकि इन केस अगर मेरे पास शॉर्ट भी पड़े तो जो बैकअप पे रखा होगा मैं वो निकाल लूं। ठीक है। मगर अगर मेरे पास लीड टाइम कम है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है मतलब मैं मंगाने की, जैसे जैसे जरूरत पड़े 2 दिन में 3 दिन में मुझे डिलीवर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, लीड टाइम जितना कम होगा मैं उतना ही ज्यादा उसको प्रीफर करूंगा उस सप्लायर को।
तो लीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस बेस पे हो रही है? होल्डिंग कॉस्ट पे, कैरिंग कॉस्ट की बेस पे। और इनकी बेस पे हम क्या निकालते हैं? ईओक्यू निकाल रहे होते हैं, और ईओक्यू की पे ही हम क्या कर रहे होते हैं? ऑर्डरिंग कर रहे होते हैं। और ईओक्यू के साथ हमारे पास कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे पास रीऑर्डरिंग कॉस्ट की कितनी कॉस्ट लगेगी हर बार ऑर्डर करने पे, और लीड टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में हमें वापस मिलेगा। तो इस सब को देखते हुए हम क्या कर रहे होते हैं? अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे होते हैं। यहां तक कोई सवाल है किसी को इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? ये ईओक्यू का एब्रीवेशन बता दे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सर ये लिख दे सर ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और कोई सवाल? बस सर लास्ट में ना ये पेपर का जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 बताया ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। पेपर का? ये सर जो डिस्क्रिप्टिव आपने जनरल सब्जेक्ट बताया था अच्छा, ना, ओके ओके ओके। पहले हम इसको कवर मेरा कर। हैंड फ्री थोड़ा इशू कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आया था। अच्छा, इसको हम कवर कर लें, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा एक और चीज जो हम इसमें देख रहे होते हैं, रीऑर्डरिंग और लीड टाइम अगेन बता दें। देखो, रीऑर्डरिंग क्या होता है कि देखो हमारे पास, हमने एक ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर हमें मिल गया, बट उस ऑर्डर के लिए हमें कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। जितनी बार आप ऑर्डर करेंगे उतनी बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। लेट सपोज आप खाना मंगवा रहे हो फूड पांडा से। ठीक है। फूड पांडा वाला क्या करेगा? वो हर बार आपसे कॉस्ट चार्ज करेगा। तो रीऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है आपके पास? जो आपसे एडिशनल कॉस्ट हर बार चार्ज हो रही होगी ऑर्डर की। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो लॉजिस्टिक की फॉर्म में हो सकती है, वो आपके पास डेटा एंट्री की फॉर्म में हो सकती है, वो कोई रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, कोई भी फीस है। तो जितनी बार आप ऑर्डर करोगे उतनी बार वो फीस लग रही होगी। तो ये क्या हमारे पास? री ऑर्डरिंग कॉस्ट। हर बार जब ऑर्डर करोगे हर बार ये कॉस्ट लगेगी, ये प्रोडक्ट कॉस्ट से अलग हटके हैगी। तो ये री ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सर फूड पांडा पे प्लेटफॉर्म फीस वो चार्ज करते हैं, वो भी इसी में आएगी? बीसी में आएगी। ठीक है। देखो, लॉजिस्टिक फीस आपको जो पहुंचाने की फीस है वो लग रही है, मगर इसके अलावा अगर कोई और सी लग रही है तो वो कौन सी? वो रीऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है। तीसरी, फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब ये होता है कि कितनी देर में पहुंचेगा। लेट सपोज एक आपके पास रेस्टोरेंट है, वो कहता है भाई आपको 10 घंटे लगेंगे ऑर्डर में। आपके सुबह ऑर्डर करोगे शाम के अगर खाना खाना है तो। और एक कहता है कि भाई आपके पास 30 मिनट्स के अंदर ही आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो आप किसको प्रीफर करोगे? हो सकता है कि एक आध मरतबा आप कर दो, मगर अगर आपको बार बार करनी होगी या फ्रिक्वेंटली करोगे तो आप किसको प्रीफर करोगे? आप उसको करोगे कि भाई जो आपको जल्दी पहुंचा रहा हो। तो लीड टाइम जितना कम होगा आप उतना ज्यादा उसको प्रीफर करोगे, और लीड टाइम जितना ज्यादा होगा आपकी प्रेफरेंस कम होती जाती है। तो लीड टाइम से ये होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो जाती है। जिसका लीड टाइम कम है वो इजीली आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी, मगर जिसका लीड टाइम ज्यादा है उस इन्वेंट्री को मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? रीऑर्डरिंग और लीड टाइम अभी क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छा। अच्छा भाई, एक और चीज हमारे पास होती है, वो कहते हैं हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? हमारे पास, हमने भाई अपने पास फंड्स रखे हुए हैं, कैश रखा हुआ है, किससे रखा हुआ है? भाई हमारे पास जरूरत पड़ेगी तो हम ये कैश निकाल लेंगे, या इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है। ठीक है। तो मगर हमें क्या चाहिए? हमें फौरी चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, और ऐसी सिक्योरिटीज जो बहुत ज्यादा लिक्विड हो, फौरी तौर पे बेची जा सके। फौरी तौर पे बेची जा सके, जो मार्केटेबल आपके पास लिक्विडेड लिक्विड हो सके बहुत ही जल्दी। तो ऐसी तो हम सिक्योरिटीज कहलाती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कि वो इतनी जल्दी बेची जा सके। तो इसका फायदा ये होता है कि आपके पास पूरा का पूरा कैश होल्ड करने की जरूरत नहीं होती।
कैश होल्ड करने का नुकसान क्या है, वो ग्रो नहीं होगा। आपने कैश रखवा दिया बैंक में, अब वो अगर ग्रो भी होगा तो बैंक के रेट से ही ग्रो होगा। मगर अगर आपको लगता है कि मार्केट में अदर सिक्योरिटीज हैं जो इससे ज्यादा आपको पे ऑफ कर सकती हैं, तो फिर आप क्या करोगे, आप उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे, मगर ये देखोगे कि वो कितनी लिक्विड हैं। अगर वो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। और अगर आपके पास बैंक का रेट ज्यादा है तो फिर आप उन सिक्योरिटीज को छोड़ के बैंक पे आ जाओगे। लेट सपोज आपने शेयर्स खरीदे, शेयर्स खरीदने का मकसद आपका होल्ड करने का नहीं है। शेयर्स खरीदने का मतलब आपको होल्ड करने का नहीं है। हाँ बिल्कुल, सेविंग सर्टिफिकेट्स होगा हमारे पास, जो आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यही है। अगर आपने टर्म डिपॉजिट लिया है, टर्म डिपॉजिट का मतलब है ये आपने लॉन्ग टर्म के लिया है। मगर अगर आपके पास सेविंग सर्टिफिकेट है, आपके पास कुछ दिनों का है, तो इसका मकसद ये है कि आपके पास क्या है, कि आपका फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे होते हो, जैसे आपका मैच्योर हुआ आपने दूसरा खरीद लिया, मैच्योर हुआ आपने दूसरा खरीद लिया। तो इसमें ये होता है कि आपको होल्ड करना नहीं पड़ता। ठीक है। तो इस टाइप की सिक्योरिटीज ऐसी जो भी हैं जो फौरी तौर पे लिक्विडेट हो सकती हैं और वो आपको रिटर्न दे रही हैं, तो आप उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो। या इसके अंदर आपने गोल्ड लिया हुआ है, देखो गोल्ड का मकसद क्या है गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड किया जाता है। मगर अगर आपका मकसद क्या है, इसको लिक्विडेट करना है कि भाई ये क्या होगा, मैं इसको जैसे ही जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इसको बेच दूंगा, जब जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या बन गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये डिपेंड किस पे पड़ रहा है, आपके ऑब्जेक्टिव पे, आपको कैसे यूज करना है। जब जरूरत पड़े तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। और अगर आपने रखा हुआ है कि भाई इतने अरसे के लिए आपने इन्वेस्ट को होल्ड किया हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस पर्सपेक्टिव से उस सिक्योरिटी को होल्ड किया हुआ है। अगर आपको रखना है तो लॉन्ग टर्म है, और अगर आपने रखा है कि जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बेच दूंगा, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास फंड्स की मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कोई सवाल, कोई सवाल? और सर। ठीक है। अच्छा भाई, तो डिस्क्रिप्टिव जर्नल के अंदर हमारे पास ये था कि देखो हमने जो कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड देखा है, मसलन हमने कहा भाई स्ट्रेटेजिक फाइनेंस क्या होता है, स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, कितनी टाइप की स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, ये इससे क्या फायदा होगा, या इसको आप अपने लाइफ में या अपने बिजनेस में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जर्नल आपके सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। स्पेसिफिकली इन तीन से रिलेटेड नहीं है, मगर किससे रिलेटेड कर रहा है, आपके सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है? जी सर क्लियर है। और कोई सवाल तो नहीं है? सर ये जो आपने अभी पढ़ाया है, ये जो कलेक्शन डेज बैड डेट, ये किस इन्वेस्टमेंट में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा सर? कौन 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 से? सा क्वेश्चन? ये जो आपने देखो, अभी पढ़ाया है। ये जो पढ़ाया है ये है फंड मैनेजमेंट में। ठीक है। इससे पहले हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी ऑलरेडी वीडियोस शेयर की हुई मैंने यूट्यूब पे। तो मैं आपको, आई थिंक आप शायद ग्रुप में ऐड नहीं होगे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। बाकी आज वाली क्लास और जो प्रीवियस क्लास थी उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। क्लियर है? और कोई सवाल? सर इनका कोई वो मटेरियल बना हुआ है इनका? नहीं, हमारे पास ऐसी हमने क्लास में अब जो बात चीजें डिस्कस की हैं बस वही सब चीजें होगी और उससे रिलेटेड आएगा। आपने वो सर ये क्वेश्चन 4 थोड़ा सा बता दीजिए। अल्लाह के बंदे, क्वेश्चन फोर तो बताया था, डिस्क्रिप्टिव का मतलब हमारा जो जनरल होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंस क्या है, या आपसे पूछ लिया स्ट्रेटेजीज क्या है, या आपसे पूछ लिया कि भाई स्ट्रेटेजिक फाइनेंस का रोल क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस कैसे अडॉप्ट करती है, या स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, या स्ट्रेटेजीज की टाइप्स क्या हैं। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा आपके।
हाँ देखो, हमारे पास हमने ये तीन किए हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट वाला ये आज वाला है। फाइनेंसिंग वाला हमने लास्ट वीक किया था, लास्ट क्लास में किया था, वो हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट वाला हमने उससे पहले किया था। तो हर एक से एक सवाल होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने क्या कहा था? हमने कहा फंड्स हमारे पास एक्सेस होते हैं तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, किसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट्स हमने डील डिस्कस की थी हमारे पास। हमने रिस्क एंड रिटर्न थोड़ा सा पढ़ा था। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंसिंग था। फाइनेंसिंग में हमारे पास क्या था? हमारे पास बॉन्ड्स थे, मतलब हमारे पास डेट्स थे, और हमारे पास इक्विटी थी। इसके अलावा हमने एक और चीज पढ़ी थी, हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो ये तमाम चीजें इस तरह से आ रही होंगी। रिकॉर्डिंग देखें, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें ये। और कोई सवाल? सर ये अपने ओन वर्ड्स में लिखनी होंगी सब हाँ, चीजें? ओन वर्ड्स में लिखनी होगी। मटेरियल मटेरियल नहीं है कोई? ओन वर्ड्स में लिखना होगा जो कुछ भी हमने पढ़ा है।